हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूअस देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो है 26 जनवरी। तो सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, एकदम मन लगा के पढ़िएगा। देखो अगला, अब तक हम जो है सेक्शन 108 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 109 की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 109 में है क्या? सेक्शन 109 में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कुछ रिलेशनशिप हैं, जैसे एजेंट का और प्रिंसिपल का, लैंडलॉर्ड का और टीनेंट का, तो इसमें ये व्यक्ति, इन दोनों रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो या तो प्रिंसिपल का एजेंट नहीं है या एजेंट उसका प्रिंसिपल नहीं है, या लैंडलॉर्ड जैसे लैंडलॉर्ड है और टीनेंट है, तो इसमें से एक कोई भी अगर डिनाई करता है कि वो एक दूसरे की इस तरीके की लैंडलॉर्ड या टीनेंट की टीनेंसी वगैरह में नहीं है, तो जो क्लेम करता है कि वो नहीं है, उसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए सेक्शन में, देखो सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन में यही है कि अगर एक बार प्रूफ हो जा रहा है कि वो कभी जो है टीनेंट या एजेंट या लैंडलॉर्ड या इस तरीके की कोई रिलेशनशिप उनके बीच में रही है, और फिर बाद में वो कोई भी डिनाई करना चाहता है उस रिलेशनशिप से, तो जो डिनाई करेगा, ठीक है, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि इस तरीके की रिलेशनशिप अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, पढ़ते हैं, सेक्शन 109 को पढ़ते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस ऑफ पार्टनर्स के केसेस में, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट के केस में, एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में। इन केसेस में जो है रिलेशनशिप को प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्सन आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड और टीनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, एंड इट हैज बीन शोन दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और ये प्रूफ हो चुका है कि वो इस तरीके से काम कर रहे थे या इस तरीके से उस रिलेशनशिप में थे। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट डू नॉट स्टैंड। अब इस बात को प्रूव करने का बर्डन किसके पास रहेगा? ठीक है, और हैव सीज टू स्टैंड, या वो इस तरीके की रिलेशनशिप में नहीं है। ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, इन दोज रिलेशनशिप रेस्पेक्टिवली, इज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट, कि अगर कोई आदमी लैंडलॉर्ड है या नहीं है, ठीक है, किसी का टीनेंट का लैंडलॉर्ड वो है कि नहीं है, या उसका एजेंट है कि नहीं है, ये अफर्म करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जो इसको क्लेम करेगा। जैसे इसमें दोनों ही पार्टी क्लेम कर सकती हैं। जैसे एजेंट वाला उदाहरण लेते हैं, प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल एजेंट का, एक ही से आप समझिएगा। तो इसमें क्या है कि अगर मान ली प्रिंसिपल क्लेम करता है कि वो आदमी मेरा एजेंट नहीं है, अब जो है तो इसी को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एजेंट ये कहता है मैं उस व्यक्ति का प्रिंसिपल, जो उस व्यक्ति के लिए जो मैं एजेंट जिसका था, जिस प्रिंसिपल का एजेंट था, मैं अब उसका एजेंट नहीं हूँ, तो ये बात इसको प्रूफ करनी पड़ेगी। ये प्रूफ कब करनी पड़ेगी? जब एक बार ये कभी प्रूफ हो जाता है कि वो एक दूसरे के प्रति प्रिंसिपल और एजेंट इन पास्ट वो रहे हैं। तो ये सेक्शन ही बेस जो है बेसिकली बेस करता है इस प्रजम्पशन पे कि अगर कोई चीज़ एक बार एग्जिस्ट करती है तो कोर्ट ये मान के चलता है कि इन फ्यूचर भी एग्जिस्ट करती होगी। अगर उससे इतर या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ अगर कोई प्रूफ करना चाहता है, तो जो क्लेम करेगा वही इसको प्रूव करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसमें सेक्शन के नंबर से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। देखिए अगला है 110। सेक्शन 110 में बहुत सिंपल सी बात है जो आप जानते हैं। इसका है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ठीक है, कि अगर किस केस में जो है ऑनरशिप को प्रूफ करने का बर्डन किसके पास रहेगा। सिंपल सी बात है इसमें। देखिए इस सेक्शन में इतनी सी बात बताएगी, मैं आगे सेक्शन को भी पढ़ के बताऊंगा आपको, इसमें है विशेष कुछ नहीं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे। देखिए मैं पहले जो पूछा जाता है वही बताता हूँ।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सेक्शन में ये बात कही गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के में कि पोजीशन इज द 9 पॉइंट ऑफ लॉ। पोजीशन इज द 9 पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है। और एक और जो फ्रेज पूछा जाता है कभी कभी कि उसको देखते हैं क्या है। पोजीशन इज प्रमा फेसाई प्रूफ ऑफ टाइटल। पोजीशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ। देखिए दो इस तरीके से फ्रेज कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें है क्या सेक्शन में, पहले उसको बताते हैं फिर इसको भी बताएंगे। इस सेक्शन में है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का पोजीशन है, ठीक है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो उसका ऑनर है। समझ में आ रहा है कि जिस इस पेन का पोजीशन मेरे पास में है, अगर कोई बात उठती है तो कोर्ट ये मानेगा कि ये पेन की ओनरशिप मेरे पास में ही होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये इसका पोजीशन सिर्फ इसके पास है लेकिन ये इसका ऑनर नहीं है, ठीक है, या ये सीधी सी मना करता है उसकी ओनरशिप के बारे में, तो जो ये क्लेम करेगा उसी को प्रूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है कि जो प्रिजम्पशन है सेक्शन में, प्रिजम्पशन का जो कोर्ट का प्रिजम्पशन है वो थोड़ा सा झुका हुआ है किसकी तरफ, कि जिसके पास ओनरशिप है उसकी फेवर में है, जो है सॉरी जिसके पास पोजीशन है ओनरशिप भी उसी की फेवर में होगी। ये इस तरीके का कोर्ट का जो है नॉर्मली प्रिजम्पशन रहता है। देखिए पढ़ते क्या है। burden of proof as to ownership when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, जिसका कि उसके पास पोजीशन है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति है कि उसका किसी चीज का उसके पास पोजीशन है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ऑनर, कि ये प्रूव करने की जिम्मेदारी कि वो उसका ऑनर नहीं है, ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट द ऑनर, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये कह रहा है कि ये इसका ऑनर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओनरशिप के केस में कि पोजीशन इज द 9 पॉइंट ऑफ लॉ किस सेक्शन से रिलेट करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो आपको 110 जो है कई बार पूछा गया है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, पोजीशन इज द प्रिमा फेसी प्रूफ ऑफ द टाइटल। बात दोनों का मतलब एक ही है लेकिन वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है जिसके पास जो है किसी चीज का पोजीशन है, कोर्ट का प्रिजम्पशन उसकी फेवर में रहेगा कि ओनरशिप भी उसी के पास ही होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 110 के बाद आते हैं दोस्तों 111 की तरफ। सेक्शन 111 सेक्शन 111 में देखिए पहले समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसको शायद आप जानते भी होंगे कि सेक्शन 111 में इतनी सी बात कहेगी, आगे अंदर भी पढ़ेंगे सेक्शन को, क्योंकि इन सेक्शन में है कुछ नहीं, बहुत सिंपल से सेक्शन है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं, पार्टी ए वर्सेस बी है, अगर कोई दो पार्टीज हैं तो और इनमें से कोई पार्टी एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में है, एक्टिव कॉन्फिडेंस मतलब फेड्यूसरी रिलेशनशिप में है या ये कहें डोमिनेंट पोजीशन में है, तो अगर मान लीजिए वो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है पार्टीज के बीच में, तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो गुड फेथ में हुआ होगा, ये जो प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस पर रहेगी जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं, उनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उनमें से कोई एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में है, तो कि ये प्रूफ करना कि वो ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा वो जो है गुड फेथ में हुआ होगा, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस पार्टी पर रहेगी जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में है। जैसे मान लीजिए एक्टिव कॉन्फिडेंस, आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या है। एक्टिव कॉन्फिडेंस, देखिए एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब है दूसरी पार्टी जो है थोड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, जैसे गुरु
गुरु और चेला की रिलेशनशिप होती है, और जो है पेरेंट्स और उन जो है सन या डॉटर या उनके जो बच्चे होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो होती है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, टीचर स्टूडेंट, एडवोकेट क्लाइंट। इन रिलेशनशिप में आप समझ रहे होंगे कि एक पार्टी जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में है या वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है, ठीक है। फिड्यूसरी रिलेशनशिप जो ट्रस्ट पे बेस होती है, ठीक है। तो उसी पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो जो है गुड फेथ में हुआ होगा। देखो जनरली क्या होता है, जब इस तरीके की स्थिति नहीं है कि कोई पार्टी जो है उसकी एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली नहीं है, मतलब दोनों पार्टी इक्वल हैं, ये वाली स्थिति नहीं है, मान लीजिए, तब जो कोर्ट का प्रेजम्पशन रहता है, तब कोर्ट का प्रेजम्पशन ऐसा रहता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो जो है गुड फेथ में ही हुआ होगा। जो अभी बताया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसमें जो है कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो जो है गुड फेथ में हुआ होगा। और अगर मान लीजिए कोई एक्टिव जो पार्टी जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में है तो उसके अगेंस्ट है। जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ है। जैसे मान लीजिए ये 20 आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट मान लीजिए एक ही कुछ जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो जमीन खरीदी गई है पूरे पैसे वैसे दे के खरीदी गई है, ऐसे ही नहीं कि जो है उसको कोई प्रलोभन देके या इस तरीके से खरीद ली गई है। अगर आपको याद आ रहा हो, देखिए अभी सेक्शन को ही बताऊंगा, उससे पहले ही बता दे रहा हूँ। आपने जो है मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे का केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे, ठीक है। इस केस में क्या होता है आपको याद हो तो इसमें होता है कि एक जो है गुरु होता है वो अपने चेला से या डिसाइपल से अपनी सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेता है कि आप ये मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजने के लिए इंतजाम कर दूंगा, या इस तरीके से प्रलोभन देके। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट का केस है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस केस में ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे पैसे वैसे देके एकदम गुड फेथ में हुआ है, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस गुरु की होगी जिसने अपने फेवर में वो जो है प्रॉपर्टी लिखवा ली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने उधर से जो है कॉन्ट्रैक्ट से इस वजह से रिलेट किया, शायद ये आप लोगों ने केस पढ़ा होगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, अंदर भी कुछ नहीं है, जो बता दिया यही इसके अंदर है। देखिए सेक्शन 111, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। आप समझ रहे होंगे एक पार्टी जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में, वेयर देयर इज ए क्वेश्चन एज टू गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज, वन ऑफ whom स्टैंड to the other in the position of active confidence. The burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in the position of active confidence. ये बर्डन प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो उसके एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका 111 तक, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए आपको जो है करना क्या है, इन सेक्शंस में आपको याद रखना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो अब जो छोटे छोटे सेक्शंस जो होते हैं उनमें अंदर तो कुछ होता नहीं है, तो उनमें जो उसकी हेडिंग से उसमें कोई छोटी मोटी बात दी हो उससे पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अभी अगला सेक्शन होगा 111A। 111A को भी देखेंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला सूख रहा है। देखिए दोस्तों अगला अपना सेक्शन है 111A। 111A जब देखेंगे सेक्शन 111A, जब देखिए किसी भी सेक्शन में ए बी सी डी आ जाता है तो अपना जानने का पहला ही मकसद रहता है कि ये कब ऐड किया गया था और किस एक्ट से ऐड किया गया है। तो देखिए 111A ये 1984 में एक एक्ट है, लिखिएगा आप अपने बैरक्ट पे लिख लीजिएगा। देखिए जो नए बैरक्ट्स हैं उनमें नहीं लिखा, जो पुराने बैरक्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है। ये टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट एक्ट 1984 का है, उससे ही ऐड किया गया था।
देखिए दोस्तों, अगर आप जिस एक्ट से इसमें ऐड किया गया है, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, एक्ट, ठीक है, 1984, ठीक है, ये 14 जुलाई को किया गया था। अगर ये लिखना चाहो लिख लेना, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट एक्ट से ये ऐड किया गया है, 1984 में किया गया है। अब देखिए, आपको इतने से पता लग रहा होगा कि इसमें कुछ ऐसा प्रिजम्पशन होगा इस सेक्शन में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिजम्पशन पढ़ रहे हैं। इसमें इस तरीके का कोई प्रिजम्पशन होगा कि जो बहुत ही जो है हार्ड होगा, मतलब एकदम कोर्ट जो है कोई बड़ी बात जो है प्रिज्यूम करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, जिससे कि आपको जब बेयर एक्ट को पढ़ूंगा तो समझने में आसानी रहेगी। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें है कि अगर कोई जो है एक्सटेंसिवली जो है कोई डिस्टर्ब एरिया है, ठीक है, या जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर पाया जाता है, डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो डिस्टर्ब एरिया है, अगर उसमें कोई आदमी पाया जाता है और उसने कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस जो बताए गए सेक्शन में वो किए हैं, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध उसी व्यक्ति ने किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार दोबारा से बताता हूँ, अगर कोई भी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा चुका है, या फिर वहां पर दूसरा सेक्शन में बोला गया, या फिर वहां पर 1 महीने से ज्यादा समय से कोई जो है डिस्टर्बेंस चल रहा है, और उस एरिया में कोई जो है एक्सप्लोजन या फायर आर्म का जो है कुछ यूज होता है जहां, या फिर कहें कि आर्म फोर्सेस पे अटैक होता है, और उस एरिया में कोई व्यक्ति पाया जाता है और उसने जो है जो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं, जैसे कि इसमें जो सेक्शन में बोले गए हैं 121, 121A, 122, 123 और इनके अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी, ये कौन से ऑफेंसेस हैं? ये वो ऑफेंसेस हैं दोस्तों जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं। जैसे देखिएगा आप, जो है आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, इसमें जो वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड है, उनकी कॉन्स्पिरेसी, कलेक्टिंग आर्म्स, इससे रिलेटेड है। तो आपको ये अगर सेक्शन नहीं याद होते तो आईपीसी में तो आपको याद करने पड़ेंगे, वहां से याद हो जाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर उस एरिया में पाया गया टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में, टेररिस्ट अफेक्टेड नहीं, डिस्टर्ब एरिया में, अगर डिस्टर्ब एरिया में अगर आप पाए गए तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये जो अपराध हुआ है, कौन सा अपराध, जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, वो आपने किया होगा। मतलब प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट चला जाएगा। अब सारी ड्यूटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आपने इस तरीके की कोई हरकत नहीं की, या आपकी प्रेजेंस वहां पे किसी और कारण से थी। समझ में आ रहा है? ये है। देखते हैं सेक्शन में आगे। देखिए दोस्तों, सेक्शन पढ़ते हैं। वेयर ए पर्सन इज एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, अगर सबसेक्शन 2 में कोई भी ऑफेंस जो दिए गए हैं उनका उस पर एलिगेशन लगा है, और सबसेक्शन 2 में कौन कौन से ऑफेंसेस दिए गए हैं पहले उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 2 देखिए, ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग, नेमली ऑफेंसेस अंडर 121, 121A, सेक्शन 122, 123 आईपीसी के, ठीक है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू कमिट और अवेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 122, 123 ऑफ आईपीसी। मतलब ये देखिएगा आप, जो है मोटा मोटी आपको याद रखना है सिर्फ इसमें कि ये वो ऑफेंसेस हैं जिनमें अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है, बेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किया जाता है, वो वाले ऑफेंसेस हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके के ऑफेंसेस करता है, ठीक है, और किस एरिया में कर रहा है, डिस्टर्ब एरिया में, डिस्टर्ब एरिया, उसके बारे में देखिए, इसका सब 111 का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज जो है ए पढ़िए, सब क्लॉज फर्स्ट का ए पढ़िएगा। एरिया डिक्लेयर टू बी डिस्टर्ब एरिया अंडर एनी इनैक्टमेंट, या तो उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया जो है किसी इनैक्टमेंट से, किसी एक्ट से डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो, ठीक है, फॉर द टाइमिंग फोर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रेस्टोरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और वो किस पर्पस के लिए किया गया हो डिस्टर्ब एरिया घोषित, उसको कि सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रेस्टोरेशन ऑफ
रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, दूसरा इसमें सब क्लॉज ये है, एनी एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 month एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, या पहला ये हो गया, और दूसरा है कि 1 month से ज्यादा समय के लिए उसमें डिस्टर्बेंस चल रहा है और वहां पर, ठीक है। अब क्या है आगे देखिए, एंड इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट ए प्लेस इन सच एरिया एट द टाइम वेयर द फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव वर यूज्ड, कि वो आदमी उस समय वहां उपस्थित था जिस समय कि उस वहां पे कोई जो है बंदूक से गोली चलाई गई या एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, और फ्रॉम द प्लेस टू अटैक और रेसिस्ट द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, या जहां से कि आर्म फोर्सेस पे अटैक किया गया था या आर्म फोर्सेस को जो है रेसिस्ट किया गया था या उनका विरोध किया गया था कुछ करते समय। ठीक है, रेसिस्ट द आर्म फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, जो अपना काम कर रहे थे। इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस द कंट्री इज शोन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस। वही बात है, देखिए एक बार मैं मोटे तौर पर पूरे तरीके से बता देता हूं कि इस सेक्शन में बताया गया है कि सेक्शन का है, अभी सेक्शन का वो हेडिंग ही नहीं बताए हैं, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कि कुछ ऑफेंसेस के केस में क्या प्रिजम्पशन रहेगा। तो आपको देखो बता दिया कि अगर जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं जो स्पेसिफाइड हैं, जैसे 121, 121 ए, 122, 123 और 122 और 123 के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। ठीक है, अगर वो ऑफेंसेस कहीं होते हैं डिस्टर्ब एरिया में, या तो वो डिस्टर्ब एरिया किसी एक्ट से जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो, या 1 month से वहां पे जो है कोई एक्सटेंसिव जो है डिसऑर्डर चल रहा हो, या जो है कोई जो है किसी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर जो है कंटिन्यू हो, तो उस एरिया में अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है और जहां से या वहां पे फायर आर्म का यूज हुआ है, या जो है एक्सप्लोजन हुआ है, बम अटैक हुआ है, या आर्म फोर्सेस पे अटैक किया गया है जहां से, तो उस जो व्यक्ति पाया गया है उसी को ये मान लिया जाएगा कि जो अपराध है जो भी बताए हैं ये सारे अपराध किसने किए होंगे, उसी व्यक्ति ने किए होंगे। ठीक है, यही है सेक्शन, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी देखिए इसमें इस सेक्शन में ये पूछ लिया गया है कि ये कब ऐड किया गया है, अंदर से अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 1 month वाला कि कितने समय तक वहां पे डिस्टर्बेंस रहे तब जो है उसको डिस्टर्ब एरिया कहा जा सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सेक्शन है अपना 112।